हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में। उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र, जिसे इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम कहते हैं, इसको पढ़ेंगे आज। जिसका हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कुछ है इंट्रोडक्शन में, तो मैंने कुछ हाइलाइट्स किए हुए हैं। तो देखो, यह दृष्टिकोण बताता है कि उद्यमिता एक ऐसा परिवेश में फलता फूलता है जो विभिन्न भूमिका निभाने वाले अनेक हितधारकों पर विचार करते हैं। तो ये जो बिज़नेस होता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये वहाँ पे ज़्यादा फलता फूलता है या सक्सेस होता है जहाँ पे लोग या फिर हितधारक होते हैं उसके, राइट, जो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे कंट्री में वो चीज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एंटरप्रेन्योर्स आए, नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकले और चीज़ें जो चीज़ बहुत महंगी थी पहले, वो कम में आ जाए, इनोवेशंस हों अच्छे अच्छे। तो बेसिकली ये बोल रहा है। अगला टॉपिक जो आता है हमारा, उद्यमिता और उद्यम। तो तीनों में डिफरेंस आपको पता ही चल रहा होगा। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो व्यक्ति होता है, ठीक है, यानी कि जो इंसान होता है, यानी कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि वो काम, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि मतलब बिजनेस करना। और एंटरप्राइज मतलब आपने एक दुकान खोल ली है, या आपने आपकी एक शॉप है, जिसका मतलब है कि आप चीज़ों को खरीदते हो या बेचते हो ना, सर्विस प्रोवाइड कराते हो। एंटरप्राइज तो जो भी एक तरीके से नया सेटअप होता है या दुकानें होती है, आपने उस पर लिखा हुआ देखा होगा कि इंटरप्राइजेस लिख के रखते हैं, तो उसका मतलब वही एक तरीके से बिजनेस टाइप का है, यानी कि वो उसने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखिए इसकी लैंग्वेज में, तो उद्यमी का मतलब बता रहा है व्यक्ति, संस्था, ठीक है, व्यवसाय या संस्था काम के लिए कह रहा है। और छोटे व्यवसाय के स्वामी यानी कि जो मालिक होते हैं उनको बोलते हैं उद्यमी, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर्स। उसके अलावा इसकी कुछ गुणे होते हैं, वो आप पढ़ लेना। नीचे आते थोड़ा सा यहाँ पे, तो उद्यमी सीधे शब्दों में कहें तो उद्यमिता वह है जो एक उद्यमी करता है, जिसमें प्रक्रिया हो सकती है, तरीके हो सकते हैं, है ना, यानी कि जो काम होता है वो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उद्यमी। इसके अलावा उद्यम, उद्यम मतलब एंटरप्राइजेस यानी कि सेवा देना, रोजगार के अवसर पैदा करवाना ना, वो इंटरप्राइजेस वाले व्यक्ति करते हैं, यानी कि जो लोगों को काम देते हैं यहाँ, और जो कस्टमर्स होते हैं उनको अपनी जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। और सेकंड पे आता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो इसे हम इंग्लिश में या हिंदी में बताएं तो बोलूँगा कि जो जीवन के जो जीव है, यानी कि जो व्यक्ति जो जीवित है, यानी कि आप और हम, तो आपस में जो हम बात करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इंग्लिश में इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये इसका क्या करता है, ये इसकी क्या भूमिका होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, या फिर एक व्यक्ति को बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनाने में। तो बता दूं कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं ना, उसको एक तरीके से हमारे देश में अब बाहर की कंपनियां आके जो है अपना बिजनेस स्टार्टअप करती है ना, जैसे कि अमेज़ॉन है, बाहर की कंपनी है, हमारी तो नहीं है। तो वो बाहर से आके हमारे यहाँ पे बिजनेस करती है, प्रॉफिट लेती है। तो उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि एक तरीके से इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि अब बाहर की कंपनियां आके हमारे देश में काम करती है। अब वो हमारे देश की पॉलिसी भी है कि हम वेलकम कर रहे हैं बाहर की कंपनियों को, ताकि वो हमारे यहाँ पे आके और खुद भी प्रॉफिट जनरेट करे और हमें भी दे, राइट। इसके अलावा इससे फ़ायदा क्या होता है उस राज्य में या उस कंट्री में, फ़ायदा ये होता है कि वही चीज़ें सस्ते में मिल जाती है, और ज़्यादा संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं, है ना, और जल्दी और अच्छी सर्विस हमें मिलती है। जो अमेज़ोन में हम घर बैठे आज कुछ भी मंगा पाते हैं, वो इसी रीज़न से होता है। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ था, उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बोल रहे थे इसको। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, है ना, मैंने पढ़ रहा था इसको, तो कुछ मैंने ये बनाया इसको पढ़ के, देखो मतलब आपको पढ़ के बता देता हूँ। पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्र के भीतर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वों के गतिशील संबंध पर बनता है। तो देखो, यानी कि एक क्षेत्र है, इसके अलावा इसमें समाज, राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक, तो इन सब से मिलके बनता है एक सिस्टम, ठीक है। अगर उस सिस्टम से कोई
एंटरप्रेन्योर चलता है तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है। जैसे अमेज़ॉन है ना। अमेज़ॉन ने हमारे इंडिया में आने के लिए अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत चेंज करी है। सर्विस तो दी है उसने अपनी पूरी प्रॉपर जो उसको देता है, यानी कि घर पे डिलीवरी करवाना। इसके अलावा उसने हमें हमारा आर्थिक तौर पे भी देखा है, और हमें इसलिए चीज़ें सस्ते में मिल जाती है क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनको चीज़ें सस्ते में मिले, है ना। जो चीज़ बाहर जाके 1000 रुपये में हम ख़रीदते हैं, हम घर बैठे वो मतलब कम में मिल जाए, हम अच्छी बात होगी ना, हमें बार्गेन नहीं करना पड़ेगा उसमें उसके लिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखा है। उसके अलावा उसने हमारी संस्कृति का भी ध्यान रखा है ना, राजनीति का, समाज का, कि किस तरीके का समाज है, किस तरीके के हम चीज़ों को पसंद करते हैं, है ना, हमें क्या पसंद है, तो उसका ध्यान रखता है एक एंटरप्रेन्योर। तो अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर किसी का कहीं पे आपको कुछ है ना स्टार्टअप करना है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी। इसको जब चैप्टर को पढ़ रहे हो या इस बुक को पढ़ो तो यही ध्यान रखो कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या आप एंटरप्रेन्योर की तरफ देखो आप अपने आप को, ठीक है, एंड देन उसको पढ़ना स्टार्ट करो चैप्टर को, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसके अलावा उद्यमिता और पारिस्थितिक तंत्र, तो इसमें मैंने कुछ ये स्वतंत्र अभिकर्ताओं और कारकों के समूह के बीच एक परस्पर क्रिया है जो किसी भी क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहन, पोषण और बढ़ावा देती है। तो ये क्या है, उद्यमिता और पारिस्थितिक तंत्र एक तरीके का तंत्र है, ठीक है, यह सिस्टम है जो कि किसी क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, ठीक है, बढ़ाता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको प्रोत्साहन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें उद्यमी परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारण हैं, ठीक है, फैक्ट्स हैं इसके अंदर, हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्ट्स को। तो नीति, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज़ से बताता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ पहले आपको, फिर बताऊँगा। सरकारी नियमन तंत्र उस हद तक उद्यमशील पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिस हद तक सरकारी नीति पारिस्थितिक तंत्र को बना या बिगाड़ सकती है। तो जो पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो किसी देश में, आप अपनी एक संस्था खोलना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ की पॉलिसीज़ के बारे में कि वहाँ की पॉलिसीज़ किस तरीके की कंट्री की। अगर आपकी पॉलिसीज़ उससे मैच नहीं करेगी, है ना, आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे, तो आप मतलब यू विल लूज़, ठीक है, एवरीथिंग विथ। तो पैसों के भी बहुत ज़रूरी होती है ना, अगर खोलना है आपको, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चाहिए होगा, कुछ ना कुछ तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, उद्यमियों के लिए वित्त भंडार की आपूर्ति पहुँचना केवल प्रारंभिक उष्मायक चरण में महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके विकास पथ को बनाए रखने में भी मदद करती है। तो ये जो वित्तीय है या फाइनेंशियल हेल्प है, वो किसी भी एंटरप्रेन्योर को इम्पोर्टेंट होती है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि नहीं पता उसको कि उसका जो काम है वो चलेगा भी या नहीं, ठीक है। तो उसको एक बैकअप की भी ज़रूरत पड़ती है, और सामने वाले से भी ये की जाती है उस गवर्नमेंट से कि वो उसकी हेल्प करे उसको चलाने में। वैसे यहाँ पे इंडिया में तो गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनने में आपको बिल्कुल भी। इसके अलावा यहाँ आते हैं संस्कृति, कल्चर। मजबूत संस्कृति के बिना एक उद्यमशील पारिस्थितिक तंत्र लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर संस्कृति अच्छी नहीं होगी किसी देश की, तो डेफिनेटली संस्कृति को देख के आप उस क्षेत्र में जाके उसका काम कर सकते हो ना। जैसे कि इंडिया में बताया था मैंने, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो आपको जो काम करना है उसी के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अमेरिका में जाके काम करोगे या उसमें आप एक शॉप खोलोगे, ठीक है, एंटरप्रेन्योर की कोशिश करोगे बनने की, एक स्टार्टअप करोगे, तो वहाँ पे कल्चर उसका अलग है, तो वहाँ पे उसको कल्चर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं सहयोग, सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि एक कंपनी होती है ना, कंपनी में बहुत तरीके के सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जैसे कि कंपनी का एक पर्सनल लॉयर होता है, और उसके अंदर बहुत सारे हेल्प करने वाले लोग होते हैं, मैनेजर, एचआर वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अलग व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए होते हैं, और जो बाहर की स्टाफ, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए भी एक स्टाफ सपोर्ट के लिए रखते हैं ना, जो हम कॉल करके किसी को भी जैसे हम कुछ ख़रीदते हैं प्रोडक्ट, तो हम कॉल करके पूछते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं आ पाया, तो वो स्टाफ होता है ना, सपोर्टिव स्टाफ होता है वो,
उनकी ज़रूरत पड़ती है। मानव पूंजी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार्यबल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, उसके अंदर अगर क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो अच्छा नहीं है, नहीं काम कहाँ होएगा फिर। बाज़ार, मार्केट्स बहुत ज़रूरी है। अगर एंटरप्रेन्योर के पास मार्केट्स नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। उसको मार्केट देखनी पड़ेगी, मार्केट की जांच करनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, और मतलब उसकी बातचीत होनी चाहिए डायरेक्ट मार्केट में। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप, उद्यमी, नवाचार और पारिस्थितिक तंत्र, इसमें क्या है, क्या होता है कि जो मोस्टली लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं इस काम में, यानी कि जब एंटरप्रेन्योरशिप की कोशिश करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं, तो उनमें कमी होती है इनोवेशंस की, ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या मांगता है, या तो डिस्कवर करो आप या फिर इनोवेशन करो। अब डिस्कवर तो हो ही चुकी है मोस्टली चीज़ें, है ना, अभी शायद हो भी सकें और भी ज़्यादा। पर एंटरप्रेन्योर क्या मांगता है, एंटरप्रेन्योरशिप मांगती है इनोवेशंस, ठीक है, नई नई चीज़ें, इन्वेंशंस। आप नई नई इन्वेंशन करोगे तभी तो आप उस पर कामयाब हो पाओगे। अब जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो कंपनियां हैं, ये इन्होंने क्या किया है, इनोवेशंस तो किया है। सब चीज़ों को आपके मोबाइल फ़ोन में ला के रख दिया, आसानी से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, जो आपको चाहिए आप आसानी से ढूंढ के उसको ऑर्डर कर सकते हो। आपके घर में दे के जाएगा आपको हिफाजत के साथ, इज्जत से, ठीक है, बिना किसी बार्गेनिंग करे आपको उसी रेट में मिल जाएगा जो आप बार्गेन करने के बाद लगवाओगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी कोशिश करते हैं। आप घर बैठे बैठे मेंटोर्स मिल जाते हैं, है ना, मेंटोर्स मिल जाते हैं, डॉक्टर्स मिल जाते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी चीज़ों को ठीक करने में। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट छोटे मोटे से, जैसे कि आविष्कार, इनोवेशन से मैंने बता दिया आपको। और इसमें परिलिपीकरण, इसमें क्या है, यानी कि जो चीज़ बन चुकी है उसको दोबारा से बदलाव करके दोबारा लेके आना। ऐसे ही हो रहा है अब तो। अब गानों में भी देखो कुछ चेंजेस करके वो दोबारा ले आते हैं उन्हीं गानों को। विस्तार, यानी कि सेवा में कुछ इन्वेंशन करना, नई नई चीज़ें देना, है ना, एरिया को बढ़ावा देना, जो भी एरियाज़ है उनको बढ़ा के सर्विस प्रोवाइड करना। संश्लेषण में क्या होता है, यानी कि वस्तु या सेवा का निर्माण करना, इसको प्रोवाइड कराना। और ये जो चैलेंजेस हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, पर आप इसको पढ़ लेना खुद, इसके इतने मुश्किल नहीं है। मतलब मेरा मानना ये है कि ये आप खुद पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये होता है अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र का विकास। इसमें मेनली क्या है, तंत्र का विकास, यानी कि जो एक इसका जो सिस्टम है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको बढ़ावा देने के लिए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बढ़ावा देने के लिए उसको, जैसे कि इंसेंटिव्स देना जो भी उसमें काम करते हैं उनको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियली वो मजबूत होना चाहिए व्यक्ति। और इसके अलावा जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है किसी स्टेट की, उसकी पॉलिसीज़ उसके लिए खुली होनी चाहिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसको बिज़नेस के लिए बढ़ावा देने के लिए मतलब अच्छा होना चाहिए उस पॉलिसी को। तो ये चीज़ें हैं, है ना। सरकारी खर्च, टैक्स बहुत कम होगा तो अच्छी बात होगी, राइट, ताकि जो नया स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति है वो आसानी से स्टार्टअप कर सके, उसे डर ना लगे कि उसको टैक्स भी भरना है, ठीक है, उसको जो सरकारी खर्च है वो भी देनी है। तो उन सब से थोड़ा बहुत छुटकारा पाया जाए। जो नए व्यक्ति हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको तो ना देना पड़े कम से कम, ठीक है। अगर वो एक बार अपना सिक्का जमा लें, वो बन जाए अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, तो फिर तो ठीक है ना, फिर वो बिजनेसमैन बन जाए तब ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है जो स्टार्टअप कर रहे हैं। अब तो जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको आप ऐसे ही इतनी सारी सरकारी नीतियों में झोंक देंगे तो वो बेचारे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी कंट्री का एक लचीला होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है पॉलिसीज़ को लेके, है ना। तो एंटरप्रेन्योर अगर किसी को अपनी देश से निकालने हैं, यूएस वगैरह में क्यों बन पाता है, क्योंकि वहाँ पे यूएस में, चाइना में एंटरप्रेन्योर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वहाँ के युवा को कि वो ये सब करे, ठीक है, इवन पैसे देती है उसको, हेल्प करती है फाइनेंशियल तौर पे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। होप ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मन करे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बाय।